वीर कुमार, इस पे नाम लिखा हुआ है। चाय नहीं बोले हैं किसी को, चाय बोल दिया। चलिए, रश्मि शर्मा, शांति कुमारी, मोनू, सूरज, निरंजन, राहुल सिंह, धीरेन्द्र पासवान, कृष्णा सिंह, सबको गुड मॉर्निंग। चलिए, ऑनलाइन वाले ये सब लोग हैं। लेट हो गया आज थोड़ा सा ना, लेट हो गया। हाँ, लेट हो गया है, ठीक है। आज से जो है टेस्ट शुरू हुआ है, मालूम है ना आप लोग? ऑफलाइन ना, ऑफलाइन टेस्ट शुरू हुआ है, नहीं मालूम है? तो वही ऑफलाइन टेस्ट में ही गर्दा उड़ गया था। चलिए, अब शांत रहिए, आ जाइए, अब पढ़ते हैं। देखिए, मैनेजमेंट का गड़बड़ी हुआ, मैनेजमेंट में पूरा गड़बड़ी हो गया। अब नियम बना देंगे टेस्ट का, एंट्री 8 बजे के बाद नहीं, एंट्री 8 बजे तक, 7 से 8 के बीच में एंट्री रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, 7 से 8 के बीच में एंट्री, बिना आई कार्ड का कोई एंट्री नहीं, कोई एंट्री नहीं बिना आई कार्ड का। दूसरी बात, 8 बजे टेस्ट शुरू हो जाएगा। 8 बजे का मतलब 8 बजे शुरू हो जाएगा। 8 बजे आपके हाथ में क्वेश्चन आ जाएगा, आप बनाना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। 8 से 8:45, 100 को जीएस का क्वेश्चन रहता, 45 मिनट सफिशियंट है, या 1 घंटा बहुत हो गया। उसके बाद तुरंत याद करवाना शुरू कर देंगे, ताकि सब चीज समय से हो जाए, समझ गए? तो जो है, और आप लोग क्वेश्चन देखे ना? कौन कौन लोग क्वेश्चन देखे, हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, मैक्सिमम लोग तो क्वेश्चन देखिए लिए। कैसा लगा क्वेश्चन? शानदार है ना? हाँ, इससे भी बेहतर में, ये तो हमारे अनुसार जो है ये लॉ लेवल है, हमारे अनुसार। आगे लगभग 10 टेस्ट तक यही लेवल रहेगा, फिर इसके बाद मॉडरेट करेंगे। मॉडरेट लगभग 50-60 टेस्ट तक चलेगा, और उसके बाद सबसे टफ करेंगे। सबसे टफ 20-30 सेट चलेगा, समझ गए? तो अभी चलेगा इसी लेवल का चलेगा, लगभग 10, 15, 20, 25, 30 सेट तक। जब इसमें आप लोग 70-80 लाने लगिएगा, तब थोड़ा मॉडरेट देंगे और तब टफ देंगे, ठीक है? 2 घंटा, पैसा 200 रुपया कर दे, पैसा 200 रुपया कर देते हैं, फालतू का आप लोग। चाय गड़बड़ लग रहा है जी। वाह महाराज वाह, अरे चाय कम से कम बढ़िया लाया कीजिए। देखिए चाय बढ़िया है जी, देखिए। ठंडा ने बना हुआ चाय, सुबह का बना हुआ चाय, इससे लिए हैं का जी? भाई इससे काहे लेते हैं? चलिए, अब शांत रहिए, आ जाइए। अच्छा, आप लोग एडमिशन नहीं लिए हैं?
तो 2000 प्लस बच्चा का एडमिशन हुआ कहां से? सब बाहरिए ले लिया। अब शांत रहिए। चलिए, तो कल के सेशन में जो है, यानी लास्ट सेशन में हम आपको पढ़ाए थे बंगाल के गवर्नर जनरल के विषय में। अब आज के सेशन में हम लोग जानेंगे भारत के गवर्नर जनरल। भारत के गवर्नर जनरल आज के सेशन में हम लोग जानेंगे भारत के गवर्नर जनरल। भारत के गवर्नर जनरल, देखिए जो भारत के गवर्नर जनरल का पद है, ये आपको 1833 से 1857 तक अस्तित्व में रहा। और 1833 से 1857 ईस्वी तक जो भारत के गवर्नर जनरल का पद अस्तित्व में रहा, इस अवधि के दौरान इस पद पर लॉर्ड विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेंटकॉफ, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड केनी, इतने लोग इस पद पर बैठे हैं। तो भारत के गवर्नर जनरल के पद पर जो लोग बैठे हैं उसमें पहला है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, और लॉर्ड विलियम बेंटिक से लेकर के जो है लॉर्ड कैनिंग तक है। तो एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ध्यान दीजिएगा, आपके नोट में जो है कुछ चीजें, कुछ बातें नहीं लिखी हुई है। जैसे सर जॉन शोर के विषय में नहीं होगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स के विषय में नहीं होगा, इस सब के विषय में ना है, ना है, ठीक है। तो इस सब के विषय में लिखना है, थोड़ा नोट दीजिए, हमको पता चल सके क्या है क्या ना है। कॉर्नवालिस है, ये है। वेले जली में कुछ पॉइंट लिखना है, लिखाए थे नहीं ना, लिखाए थे। लॉर्ड वेलेजली में कुछ पॉइंट लिखिए, तो आप लोग लॉर्ड वेलेजली में कुछ पॉइंट लिखिए। कॉपी लाए हैं ना? है? नहीं लाया? जीवन भी आपका पन्ने बनकर रह जाएगा, कभी कॉपी नहीं बन पाइएगा। लॉर्ड वेलेजली में कुछ पॉइंट लिखिएगा। लॉर्ड वेलेजली में कुछ पॉइंट लिखिएगा। यह अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। लॉर्ड वेलेजली में कुछ पॉइंट लिखिएगा। पहला पॉइंट, लॉर्ड वेलेजली में, यह अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। लॉर्ड वेलेजली में कुछ पॉइंट लिखिएगा। पहला पॉइंट, यह अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। यह अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। आगे दूसरा पॉइंट लिखिएगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद बना, कॉस्ट में 1798। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद बना। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद बना, कॉस्ट में 1798। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद बना, कॉस्ट में 1798। कॉस्ट में 1798। इसके बाद 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की है, लिखा हुआ है। इसके बाद लिखिएगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान टीपू सुल्तान मारा गया। टीपू सुल्तान मारा गया। टीपू सुल्तान मारा गया। टीपू सुल्तान मारा गया।
आगे लॉर्ड वेलेजली में नोट में देखिएगा, चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1804 कर दिया है। इसमें होगा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1802 से 1805 होगा। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1802 से 1805, इसको सही कीजिएगा। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1802 से 1805, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। अरे वेलेजली में देखिए ना दूसरा पॉइंट, चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध लिखा हुआ है ना, चतुर्थ को काट के लिखिए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1802 से 1805। चतुर्थ के जगह द्वितीय और कॉस्ट में 1803-4 के जगह 1802 से 1805, 1802 से 1805। अगला पॉइंट लिखिएगा, भारतीय प्रेस पर सर्वप्रथम लॉर्ड वेलेजली ने 1799 ईस्वी में प्रतिबंध लगाया। भारतीय प्रेस पर सर्वप्रथम, भारतीय प्रेस पर सर्वप्रथम, भारतीय प्रेस पर सर्वप्रथम, भारतीय प्रेस पर सर्वप्रथम, भारतीय प्रेस पर सर्वप्रथम 1799 ईस्वी में, भारतीय प्रेस पर सर्वप्रथम 1799 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने प्रतिबंध लगाया। भारतीय प्रेस पर 1799 ईस्वी में सर्वप्रथम लॉर्ड वेलेजली ने प्रतिबंध लगाया। लॉर्ड वेलेजली ने प्रतिबंध लगाया, लॉर्ड वेलेजली ने प्रतिबंध लगाया, लॉर्ड वेलेजली ने प्रतिबंध लगाया, लॉर्ड वेलेजली ने प्रतिबंध लगाया। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल के समय, 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 लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल के समय लॉर्ड लेक के नेतृत्व में, लॉर्ड लेक, लॉर्ड लेक के नेतृत्व में, लॉर्ड लेक के नेतृत्व में 1803 ईस्वी में, लॉर्ड लेक के नेतृत्व में 1803 ईस्वी में, लॉर्ड लेक के नेतृत्व में 1803 ईस्वी में दिल्ली का अभियान किया गया। दिल्ली का अभियान किया गया तथा दिल्ली पर कब्जा करके, तथा दिल्ली पर कब्जा करके, दिल्ली पर कब्जा करके, दिल्ली पर कब्जा करके, दिल्ली पर कब्जा करके लाल किला का प्रथम ब्रिटिश रेजिडेंट, तथा दिल्ली पर कब्जा करके लाल किला का प्रथम ब्रिटिश रेजिडेंट, तथा दिल्ली पर कब्जा करके लाल किला का प्रथम ब्रिटिश रेजिडेंट ऑक्टरलोनी को बनाया गया, ऑक्टरलोनी को बनाया गया। तथा दिल्ली पर कब्जा करके लाल किला का प्रथम ब्रिटिश रेजिडेंट, लाल किला का प्रथम ब्रिटिश रेजिडेंट ऑक्टरलोनी को बनाया गया। लाल किला का प्रथम ब्रिटिश रेजिडेंट ऑक्टरलोनी, ऑक्टरलोनी लिखना होगा, ऑक्टरलोनी को बनाया गया। हो गया, और कुछ छूटा है। एक और पॉइंट लिखिए, मराठा संघों में इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की। मराठा संघों में इंदौर के होलकर ने, मराठा संघों में इंदौर के होलकर ने, मराठा संघों में इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की। मराठा संघों में इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की। चलिए, हो गया, लॉर्ड वेलेजली खत्म है। लेकिन लॉर्ड वेलेजली और कॉर्नवालिस के बीच में सर जॉन शोर बना था।
नहीं बना था? सर जॉन सोर नोट में है ना? है तो सर जॉन सोर हेडिंग मारिए 1793 से 1798, नोट में ना है। सर जॉन सोर हेडिंग मारिए 1793 से 1798। 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 लिखिए सर जॉन सोर में इन्हीं के शासनकाल के समय इन्हीं के शासनकाल के समय इन्हीं के शासनकाल के समय इलाहाबाद का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया। इलाहाबाद का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया। इलाहाबाद का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया। ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया तथा खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में 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 हैदराबाद के निजाम और मराठा पेशवा के बीच हुआ। हैदराबाद के निजाम और मराठा पेशवा के बीच हुआ। हैदराबाद के निजाम और मराठा पेशवा के बीच हुआ। हैदराबाद के निजाम और मराठा पेशवा के बीच हुआ। हैदराबाद के निजाम और मराठा पेशवा के बीच हुआ जिसमें मराठों की जीत हुई। 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 इन्होंने मैसूर को लेकर अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। सर जॉन सोर के संदर्भ में लिखा रहे, इन्होंने मैसूर को लेकर अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। इन्होंने मैसूर को लेकर अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। इन्होंने मैसूर को लेकर अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। सर जॉन सोर हो गया, विलेज अली हो गया। वेल्लोर में सिपाही विद्रोह सर जॉर्ज वार्ले के शासनकाल में 1806 में हुआ था, बता दिए थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड एमहर्ट्स, ये दोनों छूटा हुआ है। लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड एमहर्ट्स। तो पहला हेडिंग मारिए लॉर्ड हेस्टिंग्स। पहला हेडिंग मारिए लॉर्ड हेस्टिंग्स। हाँ कौन चीज? हाँ तैयार किया था। हाँ लिखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 डैश देकर लिखिएगा। इन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को लेकर इन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को लेकर इन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को लेकर इन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को लेकर जो नीति अपनाई उसे फॉरवर्ड पॉलिसी कहा जाता है। 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 फुल स्टॉप। इन्हीं के शासनकाल के समय
इन्हीं के शासनकाल के समय, इन्हीं के शासनकाल के समय 1814 से 1816 ईस्वी के बीच, 1814 ईस्वी से 1816 ईस्वी के बीच, 1814 ईस्वी से 1816 ईस्वी के बीच प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ 1814 ईस्वी से 1816 ईस्वी के बीच आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। 1814 ईस्वी से 1816 ईस्वी के बीच आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। इस युद्ध की समाप्ति, इस युद्ध की समाप्ति 1816 ईस्वी में हुए। इस युद्ध की समाप्ति 1816 ईस्वी में हुए सुगौली की संधि के तहत हुआ। इस युद्ध की समाप्ति 1816 ईस्वी में हुए सुगौली की संधि के तहत हुआ। इन्होंने, उसी में कंटिन्यू, इन्होंने मराठों के सबसे बड़े सहयोगी, इन्होंने मराठों के सबसे बड़े सहयोगी इन्होंने मराठों के सबसे बड़े सहयोगी पिंडारियों का दमन कर दिया। इन्होंने मराठों के सबसे बड़े सहयोगी पिंडारियों का दमन कर दिया। इन्होंने मराठों के सबसे बड़े सहयोगी पिंडारियों का दमन कर दिया। इन्हीं के शासनकाल के समय इन्हीं के शासनकाल के समय इन्हीं के शासनकाल के समय 1816 से 1819 ईस्वी के बीच, 1816 ईस्वी से 1819 ईस्वी के बीच, 1816 ईस्वी से 1819 ईस्वी के बीच तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। 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 इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। फुल स्टॉप। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 ईस्वी में, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 ईस्वी में मराठा शासित क्षेत्र को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। मराठा शासित क्षेत्र को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। मराठा शासित क्षेत्र को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। मराठा शासित क्षेत्र को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। मराठा शासित क्षेत्र को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। फुल स्टॉप। इन्हीं के शासनकाल के समय, इन्हीं के शासनकाल के समय इन्हीं के शासनकाल के समय व्यापक स्तर पर, इन्हीं के शासनकाल के समय व्यापक स्तर पर व्यापक स्तर पर 1820 ईस्वी में रैयतबाड़ी बंदोबस्त,
1820 ईस्वी में रैयतबारी बंदोबस्त, और 1822 ईस्वी में, और 1822 ईस्वी में महलबारी बंदोबस्त, और 1822 ईस्वी में महलबारी बंदोबस्त लागू किए गए। यहां पर एक शब्द लिखे हैं व्यापक स्तर पर, व्यापक स्तर पर एक शब्द लिखे, व्यापक स्तर। हाँ नहीं, उस संदर्भ में ना, 1792 में ही रैयतबारी प्रथा मद्रास के, लेकिन वो प्रायोगिक तौर पर, प्रयोग के तौर पर लागू किया गया था, प्रायोगिक तौर पर, समझ गए। हो गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद लॉर्ड एम हर्ट्स, लॉर्ड एम हर्ट्स, हेडिंग मारिए लॉर्ड एम हर्ट्स। लॉर्ड एम हर्ट्स, लॉर्ड एम हर्ट्स, डैश देकर लिखिएगा, डैश देकर लिखिएगा। इनके शासनकाल के समय इनके शासनकाल के समय 1824 ईस्वी से 1826 ईस्वी के दौरान, 1824 ईस्वी से 1826 ईस्वी के दौरान, 1824 ईस्वी से 1826 ईस्वी के दौरान प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुए। 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 इस युद्ध के समय बर्मा नरेश महाबंदूला थे। महाबंदूला थे। इस युद्ध के समय बर्मा नरेश महाबंदूला थे। इस युद्ध के समय बर्मा नरेश महाबंदूला थे। इस युद्ध की समाप्ति अंग्रेजों के पक्ष में हुई। इस युद्ध की समाप्ति अंग्रेजों के पक्ष में हुई। इस युद्ध की समाप्ति अंग्रेजों के पक्ष में हुई। फुल स्टॉप। इस युद्ध का अंत यांडूब के संधि 1826 के तहत हुआ। इस युद्ध का अंत यांडूब की संधि कहां रहते हैं बीच बीच में। अच्छा, इस युद्ध का अंत यांडूब की संधि 1826 के तहत हुआ। यानी यांडूब की संधि 1826 में हुई है। ठीक है। इस युद्ध के दौरान ही 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 बैरकपुर के सिपाहियों ने बर्मा जाने के प्रश्न पर विद्रोह कर दिया। इस युद्ध के दौरान ही बैरकपुर के सिपाहियों ने बैरकपुर के सिपाहियों ने बैरकपुर के सिपाहियों ने बर्मा जाने के प्रश्न पर बैरकपुर के सिपाहियों ने बर्मा जाने के प्रश्न पर विद्रोह कर दिया। बैरकपुर के सिपाहियों ने बर्मा जाने के प्रश्न पर विद्रोह कर दिया। बैरकपुर के सिपाहियों ने बर्मा जाने के प्रश्न पर विद्रोह कर दिया।
जिसे बैरकपुर का सैन्य विद्रोह कहा जाता है, जिसे बैरकपुर का सैन्य विद्रोह कहा जाता है, इस विद्रोह का कारण धार्मिक था। इस विद्रोह का कारण धार्मिक था। क्योंकि उस समय समुद्र पार करना, क्योंकि उस समय समुद्र पार करना पाप माना जाता था। और अंग्रेजों ने बैरकपुर के सिपाहियों को बंगाल की खाड़ी के रास्ते, अंग्रेजों ने बैरकपुर के सिपाहियों को बंगाल की खाड़ी के रास्ते बर्मा जाने का आदेश दिया था। किसका है जी? आप लोग का है? हमको तो लग रहा था ये मेरा है, इसलिए हम इसको जैसे तैसे कर रहे थे। ऐसे में तो फट जाएगा ये। नया दिलवा देंगे का? चलिए, और कुछ छूटा नहीं ना है। अभी क्या कर रहे थे जानते हैं? क्या कर रहे थे? पिछले क्लास में जो बताए थे, जो नोट में नहीं है उसको लिखवा रहे थे। और कुछ छूटा नहीं ना है। जानते हैं हम कितनों मैनेजमेंट बढ़िया कर देते हैं, सबको सब चीज समझा देते हैं, भीड़े इतना हो जाता है ना, तो टोटल मैनेजमेंट फ्लॉप, समझिएगा, भीड़ के कारण। अब बताइए, इतना बड़ा क्लासरूम लिए हैं, इस एक क्लासरूम का कैपेसिटी कितना है पता है? 1000 और 1200 के बीच में है इस क्लासरूम का कैपेसिटी। ठीक है, 1000-1200 के बीच में। ठीक है, एक क्लासरूम में। और दूसरा भी सेम है, समझ गए। अब इससे बड़ा क्लासरूम हमको लगता है सही नहीं होगा। ठीक है, हम तो रह पाएंगे एक के जगह ना। ठीक है, हम बिट्टू सर आते हैं, अगर आज बिट्टू सर आ जाते, कम से कम एक सप्ताह क्लास नहीं लेते। 33-34 पे बंद करके चले गए थे। हाँ पता है, हम वो नहीं आते हैं इस सब में, समझिएगा। स्टाफ था लेकिन अच्छा, अब क्या किया जाए, अब तो समझ से बाहर है। अब तो इतना बड़ा क्लासरूम भी ले लिए हैं। ठीक है, और इससे बड़ा क्लासरूम हमको नहीं लगता है सही रहेगा। ठीक है, 1000-1200 बहुत होता है जी। ठीक है, क्या दो टाइम? हाँ, ये अच्छा सुझाव। अच्छा ठीक है, लेकिन फिर हमको भी ना टाइम निकालना पड़ेगा, हमको भी तो टाइम देना पड़ेगा। अच्छा, हम अपने जगह किसी और को रख देंगे तो उससे नहीं हो ना, नहीं काम चलाइए ना। और जिसको रखेंगे वो बहुत विद्वान, हमसे भी, हम अपने से विद्वान को बिट्टू सर 100 रुपया वाला काम बिट्टू सर नहीं करते। बिट्टू सर बड़ी महंगा आदमी है, समझे। चलिए, ये तो बिट्टू सर बोल रहे थे, बिट्टू सर से रात में बात हो रहा था, बोल रहे थे आप शुरू किए 100 रुपया में घाटा लगेगा आपको, आप देख लीजिएगा, समझ गए। तो बोल रहे थे घाटा लगेगा, मेरे हिसाब में से मत काटिएगा, अपना काट के दीजिएगा।
ये वो बात बोल दिया हमको, समझ गया। हाँ इकोनॉमिक्स ना पढ़ाते हैं, समझ गया। तो जोड़ घटाव गुना भाग बहुत करते हैं वो, देखते हैं कुछ ना कुछ करते हैं, सोचना तो पड़ेगा, ठीक है। अच्छा देखते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। चलिए अब आइए, अब शांत रहिए गुरुजी लोग, शांत रहिए। अच्छा जितना पिछले क्लास में बताए थे उतना याद हो गया है ना? एक आध गो क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। पिंडारियों का दमन कौन किया? लॉर्ड। बंगाल का शेर अपने आप को कौन कहता? हाय। अमृतसर की संधि कब हुई? 1800। खुर्दा का युद्ध कब हुआ? 1700। बेल्लौर का सिपाही विद्रोह कब हुआ? 1800। बैरकपुर का सिपाही विद्रोह 1824 में ना, क्लियर है? चलिए अब सुनिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक, देखिए जो लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835, सबसे पहले ये बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर आए थे, बंगाल के गवर्नर जनरल। और इन्हीं के समय 1833 में जो चार्टर एक्ट पारित हुआ, उस चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल अब बंगाल के गवर्नर जनरल नहीं बल्कि भारत के गवर्नर जनरल होंगे। और उसी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। अर्थात क्या हम ये बात कह सकते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1833 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर है और 1833 से 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल पद पर है? क्या ये बात कह सकते हैं? हां या ना? हां, समझ गए। अब एजे बंगाल के गवर्नर जनरल, एजे बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का अंत किया। 1830 में कर्नल स्लीमेन की सहायता से ठगी प्रथा का अंत किया। हां या ना? हां, हां ना? हां। तो ये सब बात तो बता दिए थे। तो जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक को एजे बंगाल के गवर्नर जनरल हम लोग देख चुके थे। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक को एजे भारत के गवर्नर जनरल हम लोग देखेंगे, क्लियर? और भारत के गवर्नर जनरल पद पर ये रहे हैं 1833 से 1835। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक साम्राज्यवादी, सुधारवादी दोनों प्रकार के थे। साम्राज्यवादी थे इसलिए कह सकते हैं कि इन्होंने, और जानते हैं ये जो है विलियम बेंटिक सबसे पहले मद्रास का गवर्नर जनरल बना था। और मद्रास कहां है? उत्तर भारत में या दक्षिण भारत? दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत की अच्छी जानकारी इनके पास थी। तो दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब तमाम राज्य आते हैं। इन तमाम राज्यों में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने यह देखा कि कर्नाटक में छोटे छोटे देसी रियासत है, मैसूर, कुर्ग, कछार,
यहां के जो राजे महाराजे हैं वो शासन करने में सक्षम नहीं हैं, जिसके मद्देनजर विलियम बेंटिक ने मैसूर, कुर्ग और कछार पर कुप्रशासन का आरोप लगाया। कुप्रशासन मतलब यहां पर सही ढंग से शासन नहीं चलाया जा रहा है राजा महाराजा के द्वारा। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कुप्रशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग और कछार ये सब क्षेत्र को या ये सभी क्षेत्रों का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया, अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही आगरा प्रेसिडेंसी का गठन हुआ था। आगरा प्रेसिडेंसी, आगरा प्रेसिडेंसी जैसे कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी, उसी प्रकार से आगरा प्रेसिडेंसी। अगर हम लोग आगरा प्रेसिडेंसी की बात करें तो आगरा प्रेसिडेंसी का गठन इन्हीं के समय हुआ। अगली बात, इन्हीं के समय कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई थी। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई थी। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई थी इन्हीं के समय, इन्हीं के समय। इसके बाद इन्हीं के समय 1834 ईस्वी में विधि आयोग का गठन किया गया था। 1834 ईस्वी में विधि आयोग का गठन किया गया था। विधि आयोग लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। और इन्हीं के शासनकाल के समय 1834 ईस्वी में मैकाले आयोग का भी गठन किया गया था। मैकाले आयोग का भी गठन किया गया था और मैकाले आयोग का गठन भी लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ही हुआ था। अब कहिएगा कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना क्यों हुई? तो भारतीय छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई करवाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई। अब कहिएगा विधि आयोग की स्थापना क्यों हुई? देखिए, हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में 22वें विधि आयोग का गठन हुआ, हाँ या ना? हाँ। तो प्रश्न यह उठता है कि विधि आयोग का गठन होता क्यों है? इसका उत्तर यह है सुशासन। सुशासन मतलब अच्छा शासन। सुशासन मतलब अच्छा शासन, अच्छा शासन, अच्छा शासन, बेहतर शासन, बेहतर शासन। बेहतर शासन बनाए रखने को लेकर समय समय पर विधि आयोग का गठन किया जाता रहा है और विधि आयोग का गठन ब्रिटिश काल से ही होना प्रारंभ हो गया था। और आजाद भारत में सर्वप्रथम विधि आयोग का गठन 1955 में हुआ था, एमसी सीतलवार की अध्यक्षता में। एमसी सीतलवार की अध्यक्षता में आजाद भारत में पहली बार 1955 में एमसी सीतलवार की अध्यक्षता में। और ब्रिटिश भारत में सुशासन बनाए रखने को लेकर, अच्छे ढंग से शासन चलाई जा सके, इसको लेकर प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुआ था। इसके बाद अगला है मैकाले आयोग का गठन क्यों हुआ? देखिए, जब भारत में ब्रिटिशों का शासन था तो ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश संसद समय समय पर कुछ एक्ट पारित किया। उसी में ब्रिटिश संसद ने 1813 का चार्टर एक्ट पारित किया। उसी में ब्रिटिश संसद ने 1813 का चार्टर एक्ट पारित किया।
और 1813 के चार्टर एक्ट में कहा गया कि भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च होगा। लेकिन 1813 से लेकर 1833 तक भारतीय शिक्षा पर 1 भी रुपया खर्च नहीं हुआ। तो अब 1833 का जब चार्टर एक्ट आया तो उसमें कहा गया कि 1813 में जो घोषणा हुआ था वो लागू कहां हुआ है। तो 1813 से 1833 के दौरान भारतीय शिक्षा पर इसलिए 1 भी रुपया खर्च नहीं हुए क्योंकि अंग्रेज ही 2 भागों में बट गया था। कुछ अंग्रेज का मानना था कि भारतीयों को शिक्षा यूरोपीय पद्धति के तहत दी जाए और कुछ अंग्रेजों का मानना था कि भारतीयों को शिक्षा भारतीय पद्धति के तहत दी जाए, भारतीय पद्धति के तहत दी जाए। इसी को लेकर पेंच फंस गया, विवाद खड़ा हो गया, जिस वजह से 1813 से 1833 तक भारतीय शिक्षा पर 1 भी रुपया खर्च नहीं किया जा सका। तो इस उलझन को सुलझाने के लिए ही कि आखिरकार भारतीयों को शिक्षा किस पद्धति के तहत दी जाए, किस माध्यम के तहत दी जाए, इसी को सुलझाने के लिए लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में मैकाले आयोग का गठन हुआ और लॉर्ड मैकाले ने अपनी सिफारिश 1835 में दी। मैकाले आयोग ने अपनी सिफारिश 1835 में दी और अपनी सिफारिश में मैकाले आयोग ने यह कहा कि 1835 में मैकाले आयोग ने यह कहा कि अगर भारतीयों को भारतीय पद्धति के तहत शिक्षित कीजिएगा तो इससे ब्रिटिशों को फायदा नहीं होगा, लेकिन भारतीयों को अगर यूरोपीय पद्धति से शिक्षित कीजिएगा तो इससे ब्रिटिशों को फायदा होगा। और अंग्रेज व्यापारी था, उसको फायदा चाहिए, जिस वजह से मैकाले आयोग ने सिफारिश किया कि ब्रिटिश पद्धति के तहत भारतीयों को शिक्षित किया जाए और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया जाए। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल से ही 1835 ईस्वी से भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया। भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी। ये तमाम घटनाएं लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित है, लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित है। बात समझ में आया? आगे ना बताइए। सती प्रथा का अंत बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने किया? किसकी सहायता से? ठगी प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया? लॉर्ड विलियम। किसकी मदद से? कर्नल लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बने? 1833। कुप्रशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग, कछार को ब्रिटिश साम्राज्य में किसने मिलाया? लॉर्ड विलियम। कुप्रशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग, कछार को ब्रिटिश साम्राज्य में किसने मिलाया? लॉर्ड विलियम। आगरा प्रेसिडेंसी का गठन किसके समय? आगरा प्रेसिडेंसी का गठन किसके समय? लॉर्ड विलियम। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव किसके समय पड़ी? कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव। विधि आयोग का गठन, विधि आयोग का गठन 1800। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष, प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष। मैकाले आयोग का गठन, मैकाले आयोग का गठन। मैकाले आयोग का संबंध कौन चीज से है? शिक्षा। मैकाले आयोग का संबंध किससे है? मैकाले आयोग का संबंध किससे है? अच्छा, मैकाले आयोग के सिफारिश पर भारत में शिक्षा का माध्यम किसको बनाए? अंग्रेजी ना। मैकाले आयोग के सिफारिश पर भारत में शिक्षा का माध्यम किसे बने? अंग्रेजी को ना। अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम किस ईस्वी से बना? 1835। 1800 दीजिए। बेंटिक में क्या क्या न है उसको लिख लीजिए।
भाई जी लोग, लॉर्ड विलियम बेंटिक में थोड़ा सा देखिएगा। 1833 नरबली प्रथा का अंत के जगह नरबली प्रथा का अंत की घोषणा लिखिए। अंत की घोषणा हुई थी 1833 में। नरबली प्रथा का अंत नहीं हुआ था, घोषणा हुआ था, अंत नहीं हुआ था। घोषणा हुआ था, अंत नहीं हुआ था। अंत नहीं हुआ था, अंत नहीं हुआ था, ध्यान में रखेंगे आप। अब विलियम बेंटिक में लिखिए। और 1829 सती प्रथा समाप्ति, कॉस्ट में लिख लीजिए राजा राम मोहन राय के सहयोग से। राजा राम मोहन राय के सहयोग से। 1830 ठगी प्रथा कांड, कॉस्ट में लिख लीजिए कर्नल सिलीमेन की सहायता से। कॉस्ट में लिख लीजिए कर्नल सिलीमेन की सहायता से। अब आगे लॉर्ड विलियम बेंटिक में लिखिएगा भाई जी लोग, लिखिएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक में लिखिएगा, इन्होंने कुप्रशासन के आधार पर उन्होंने कुप्रशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग और कछार, मैसूर, कुर्ग और कछार, मैसूर, कुर्ग और कछार, मैसूर, कुर्ग और कछार का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। अपने हाथ में ले लिया। इन्हीं के समय आगरा प्रेसिडेंसी का गठन हुआ। इन्हीं के समय आगरा प्रेसिडेंसी का गठन हुआ। इन्हीं के समय आगरा प्रेसिडेंसी का गठन हुआ। उसी में इन्हीं के समय कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव पड़ी। इन्हीं के समय कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव पड़ी। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव पड़ी। फुल स्टॉप। उसी में आगे कंटिन्यू। इन्हीं के समय इन्हीं के समय इन्हीं के समय इन्हीं के समय 1834 ईस्वी में 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ ताकि सुशासन कायम की जा सके। 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 फुल स्टॉप। इन्हीं के समय 1834 में इन्हीं के समय 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में
लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में मैकाले आयोग का गठन हुआ। मैकाले आयोग का गठन हुआ। मैकाले आयोग का गठन हुआ जिसने यह घोषणा किया कि भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होनी चाहिए। भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होनी चाहिए। भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होनी चाहिए। और 1835 ईस्वी से भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया। और 1835 ईस्वी से भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया। और 1835 ईस्वी से भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया। चलिए अब सुनिए, आगे ध्यान से सुनिए। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद जो भारत के अगले गवर्नर जनरल बने हैं उनका नाम है चार्ल्स मेंटकॉफ। चार्ल्स मेंटकॉफ। और जो चार्ल्स मेंटकॉफ है, चार्ल्स मेंटकॉफ का शासनकाल है 1835 से 1836। जब ये भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए ना, तो आने के बाद जो है इन्होंने यह देखा कि भारतीय प्रेस पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगे हुए हैं। इन्होंने भारतीय प्रेस पर लगे सब प्रतिबंध को खत्म कर दिया और भारतीय प्रेस को आजाद कर दिया। मतलब इन्होंने भारतीयों के पक्ष में काम किया, जिस कारण इन्हें शीघ्र ही इंग्लैंड वापस बुला लिया गया। और इन्होंने भारतीय प्रेस पर लगे सभी प्रकार के प्रतिबंध का अंत कर दिया, जिस कारण इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। इसके बाद अगला भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842। 1836 से 1842। लॉर्ड ऑकलैंड जब भारत आया तो इन्होंने जीटी रोड का, जो जीटी रोड है तो वो जीटी रोड अशोककालीन है। अशोककालीन है। अशोक के समय जीटी रोड को सड़क ए आजम कहा जाता था। सड़क ए आजम कहा जाता था। जीटी रोड का निर्माण मौर्यकालीन शासक के संदर्भ में पूछेगा, अशोक हो जाएगा। समझ गए? ऐसे मौर्यकालीन शासक के संदर्भ में पूछता ही नहीं है, पूछता है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक शासक हुए शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने पंजाब बॉर्डर से दिल्ली और दिल्ली से बंगाल के सोनारगांव, यानी बंगाल से दिल्ली, दिल्ली से पंजाब बॉर्डर पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। तो ये जो जीटी रोड है शेरशाह सूरी ने बनवाया है। मूलतः यही माना जाता है शेरशाह सूरी के द्वारा जो जीटी रोड बनवाया गया था, उस जीटी रोड का यानी ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत इन्होंने करवाया। लॉर्ड ऑकलैंड ने जीटी रोड का मरम्मत करवाया। दूसरी बात, इन्होंने भारतीय छात्रों को यह अनुमति दिया कि वह मेडिकल की तैयारी हेतु विदेश जा सकता है। मेडिकल की तैयारी हेतु विदेश जा सकता है। तीसरा, इनके शासनकाल के समय आंग्ल अफगान युद्ध की शुरुआत हुई थी। आंग्ल अफगान युद्ध
जिसमें प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 के दौरान हुए। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में जगह जगह इनकी हार हो रही थी, और जब जगह जगह इनकी हार हो रही थी तो इन्हें वापस लंदन बुला लिया गया और इनके स्थान पर भारत के अगले गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो। तो लॉर्ड ऑकलैंड के बाद जो अगले गवर्नर जनरल बनकर आए हैं उनका नाम है लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो। और जो लॉर्ड एलन बरो है इनका शासनकाल है 1842 से 1844। लॉर्ड एलन बरो ने ही प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में अंग्रेजों को जीत दिलाया, और इन्होंने ही सिंध को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया, और इन्होंने ही 1843 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया, और इन्हीं के समय से रविवार के छुट्टी की शुरुआत हुई है। रविवार के दिन छुट्टी की शुरुआत इन्हीं के समय से हुई है, यानी लॉर्ड एलन बरो। ठीक है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। जीटी रोड का मरम्मत किसने कर? जीटी रोड का मरम्मत किसने? लॉर्ड। भारतीय छात्रों को मेडिकल की तैयारी हेतु विदेश जाने की अनुमति किसने दी? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड। समझ गए। और अफगानी शासक शाह सूजा, पंजाब के शासक दिलीप रंजीत सिंह और अंग्रेज के बीच एक त्रिपक्षीय संधि हुआ था इन्हीं के समय 1839 में। 1839 में। समझ गए। इसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड के बाद कौन बने? लॉर्ड एलन। सिंध को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में किसने मिला? सिंध को जीतकर किसने मिला? सिंध को कब मिलाया गया? 1843। 1800 सिंध को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में किसने मिला है? सिंध को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में किसने मिला है? सिंध को कब मिलाया? कब मिलाया? दास प्रथा का अंत किसने किया? दास प्रथा का अंत 1843 में। कब? दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1800। दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1843। समझ गए। और रविवार के दिन छुट्टी की शुरुआत किसके समय? रविवार के दिन छुट्टी की शुरुआत लॉर्ड एलन। लॉर्ड एलन बरो के बाद आगे है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का शासनकाल है 1844 से 1848। देखिए, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम की अगर हम बात करें तो इन्होंने नरबली प्रथा का अंत किया। इन्होंने नरबली प्रथा का अंत किया। प्रथा का अंत किया। देखिए, सामान्य तौर पर जो नरबली प्रथा था यह जनजाति में विद्यमान था। ओडिशा में एक जनजाति हुआ करती थी, उसका नाम था खोंड जनजाति। ओडिशा में एक जनजाति हुआ करता था, उसका नाम था खोंड जनजाति। क्या नाम था? खोंड। ओडिशा में एक जनजाति था, उसका क्या नाम था? खोंड। खोंड जनजाति के लोग अपने देवी देवता को खुश करने के लिए सुंदर विद्वान मानव की बलि देता था। सुंदर विद्वान और स्वस्थ मानव की बलि देता था। समझ गए। जो खोंड जनजाति के लोगों के द्वारा सुंदर विद्वान और स्वस्थ मानव की बलि दी जाती थी, इसी को नरबली प्रथा कहा जाता था। और इस नरबली प्रथा का अंत लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने किया। दूसरी बात, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के शासनकाल की दूसरी महत्वपूर्ण घटना है, इनके समय ही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुए हैं, और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध इन्हीं के समय 1845-46 में हुए हैं। 1845-46 में हुए हैं, और इस युद्ध की समाप्ति लाहौर की संधि के तहत हुई। लाहौर की संधि 1846 में हुआ। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के बाद जो अगले भारतीय गवर्नर जनरल बने हैं उनका नाम है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। (1848 से 1856) देखिए, ध्यान से सुनिए। लॉर्ड डलहौजी
भारत के सबसे बड़े साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल माने जाते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ है। ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ है। लॉर्ड डलहौजी के समय लॉर्ड डलहौजी को यह कहकर ही भेजा गया था कि आप जाइए, जितना मन है उतना ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग साम्राज्य विस्तारवादी नीति का त्याग करेंगे और अन्य नीतियों को लागू करके अधिक से अधिक धन कमाने का प्रयास करेंगे, अधिक से अधिक धन कमाने का प्रयास करेंगे, आर्थिक लाभ पाने का प्रयास करेंगे। तो इनको तो भेजा गया था साम्राज्य विस्तार करने को लेकर ही, तो इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया। ये भारत आए, भारत आकर के इन्होंने भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों का अवलोकन किया, और जब भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों का इन्होंने अवलोकन किया तो इन्होंने यह पाया कि अधिकतर भारत के राजा ऐसे हैं जिनका अपना संतान नहीं है, जिनका अपना संतान नहीं है। तो इन्होंने इसी बात को आधार बनाया और इन्होंने घोषणा किया कि वैसे भारतीय राजे महाराजे जिनके पास अपना संतान नहीं है, वो पुत्र गोद नहीं लेंगे, बल्कि उनके जाने के बाद, उनके निधन होने के बाद, उनके मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया जाएगा। इसी को गोद निषेध प्रथा, अपहरण की नीति, राजहड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। इन्होंने इस नीति के क्रियान्वयन हेतु लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध प्रथा, राजहड़प नीति, अपहरण की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू करने हेतु संपूर्ण भारतीय देशी रियासत को 3 भागों में बांटा। पहला, स्वतंत्र देशी रियासत, दूसरा अधीनस्थ देशी रियासत, तीसरा आश्रित देशी रियासत। स्वतंत्र देशी रियासत उस देशी रियासत को कहा गया जो ना कभी मुगलों का अधीनता स्वीकार किया, ना कभी अंग्रेजों का अधीनता स्वीकार किया, ना कभी मराठों का अधीनता स्वीकार किया, ना कभी किसी की अधीनता स्वीकार की, बल्कि वो अपनी स्थापना से ही स्वतंत्र था। और जो स्वतंत्र देशी रियासत था, स्वतंत्र देशी रियासत को पुत्र गोद लेने का अधिकार था। स्वतंत्र देशी रियासत के राजे महाराजे पुत्र गोद ले सकते थे। दूसरा, अधीनस्थ देशी रियासत। अधीनस्थ देशी रियासत उस देशी रियासत को कहा गया, उस देशी रियासत को कहा गया जो या तो कभी मुगलों के अधीन रहा हो, या कभी मराठों के अधीन रहा हो, या कभी ना कभी किसी न किसी के अधीन जरूर रहा हो, उसे अधीनस्थ देशी रियासत कहा गया। और अधीनस्थ देशी रियासत के राजा महाराजाओं को भी
पुत्र गोद लेने का अधिकार था, लेकिन अंग्रेजों से पूछकर, बिना अंग्रेजों से पूछे पुत्र गोद नहीं ले सकता था। तीसरा, आश्रित देशी रियासत। आश्रित देशी रियासत उस देशी रियासत को कहा गया जिस देशी रियासत का गठन अंग्रेजों ने किया था, उसे आश्रित देशी रियासत कहा गया। और आश्रित देशी रियासत के राजा महाराजाओं को पुत्र गोद लेने का कोई अधिकार नहीं था। पुत्र गोद लेने का कोई अधिकार नहीं था। लॉर्ड डलहौजी ने जो गोद निषेध प्रथा या राजहड़प नीति या अपहरण की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू किया, इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के तहत ब्रिटिश बघाट, संभलपुर, झांसी, नागपुर, सतारा, उदयपुर, झांसी, इन सभी देशी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। इन सभी देशी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया गोद निषेध प्रथा के तहत या राजहड़प नीति के तहत या अपहरण की नीति के तहत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। राजहड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति के तहत सर्वप्रथम जिस क्षेत्र को भारत में मिलाया गया था वह सतारा था। और सतारा को 1848 में मिलाया गया। 1800 और इसके बाद चैतपुर संभलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, इन सभी को मिलाया गया। और इस नीति के तहत जिस क्षेत्र को नहीं मिलाया जा सका था वह अवध था। अवध पर राजहड़प नीति लागू नहीं होता था, क्योंकि अवध के नवाब वाजिद अली शाह का अपना पुत्र बिरजिस कादिर था। नवाब वाजिद अली शाह बड़ी अच्छे इंसान थे, तो उनका अपना पुत्र बिरजिस कादिर था। तो अवध पर जो है राजहड़प नीति लागू नहीं होता था, लेकिन अवध का काफी ज्यादा ऐतिहासिक सामरिक महत्व था, जिस वजह से अवध को मिलाना जरूरी था। और अवध दिल्ली के नजदीक भी था, एक बड़ा इलाका था अवध, तो अवध को मिलाना जरूरी था। जिस वजह से लॉर्ड डलहौजी ने कुप्रशासन का आरोप लगाया अवध पर। और जानते हैं लॉर्ड डलहौजी की सबसे बड़ी भूल अवध को कुप्रशासन के आधार पर मिलाया जाना था। लॉर्ड डलहौजी ने जो अवध को कुप्रशासन के आधार पर 1856 ईस्वी में जेम्स आउट्रम के रिपोर्ट पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया, यह लॉर्ड डलहौजी की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। पिछले दिनों डेली टेस्ट में देने वाले थे, फिर सोचे नहीं देंगे, पहले बता देंगे, बताने के 15 दिन बाद देंगे। बुधवार का क्वेश्चन सेट कर रहे थे, देने वाले थे ये क्वेश्चन, लेकिन नहीं दिए, छोड़ दिए। समझे? इस बात को याद रखिएगा, 15-20 दिन के बाद, एक माह के भीतर ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको डेली टेस्ट में मिलेगा। ठीक है? और एगो करौली है। करौली क्या है? करौली राजस्थान में पड़ता। कहां? राजस्थान। करौली को 1855 में राजहड़प नीति के तहत मिलाया गया था, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ने करौली को मान्यता देने से इनकार कर दिया। यानी करौली एक ऐसा देशी रियासत है जिसे अंग्रेजों ने राजहड़प नीति के तहत
ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। अब यहां तक पहले याद करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, और इसके बाद फिर भारत के वायसराय का पद आया है, तो भारत के वायसराय को जानेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड डलहौजी बड़ी महत्वपूर्ण है। लॉर्ड डलहौजी थोड़ा विस्तार पूर्वक पढ़ना है, ठीक है, तो अकबकाना ना है ज्यादा, दिमाग हिल जाता है जी। नरबली प्रथा का अंत कौन किया? हाँ, नरबली प्रथा का अंत। अच्छा, ये प्रथा कौन जनजाति में प्रचलित? कौन जनजाति में? खोंडना। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? किसके समय? हार्डिंग। हार्डिंग प्रथम के बाद कौन बने? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार किसने किया? किसने किया है? डलहौजी ने जिस नीति के तहत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया है, उसे क्या कहा गया? राजहरप नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ? राजहरप नीति या? अच्छा, एगो राजहरप नीति के तहत सर्वप्रथम किसको मिलाया? सतारा। किसको? किसको मिलाया गया? किसको मिलाया गया? लॉर्ड डलहौजी की सबसे बड़ी भूल, कुप्रशासन के आधार पर 1856 में अवध को, कुप्रशासन के आधार पर 1856 में अवध को, क्लियर है? अच्छा, कौन देशी रियासत को लॉर्ड डलहौजी राजहरप नीति के तहत मिलाया, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ने अनुमति नहीं दी? हाँ, करौली ना। दीजिए तो नोट, देखते हैं क्या क्या नहीं लिखा। जो नहीं लिखा वो लिखा देते हैं, ताकि लिखाने का झंझट ना रहे अगले क्लास में, आज तक का। गुरुजी लोग, इसमें तो बहुत कुछ ना। अगले क्लास में लिखा, बहुत कुछ लिखना। हमको लगा 2-4 को पॉइंट। रुकिए 1 मिनट। अब पहली बात, कल कौन दिन है? शनिवार ना। और प्रत्येक शनिवार को क्या होता है? क्या बजे से? 12:30 बजे से ना। हाँ ना, हाँ, ठीक है। तो शनिवार वाला टेस्ट दोपहर 12:30 बजे से यही होगा, ठीक है? तो कल शनिवार है, 12:30 बजे से टेस्ट है, क्लास भी है आपका, ठीक है? क्लास अपना कीजिएगा, फिर टेस्ट दीजिएगा, और आई कार्ड लेके आइएगा। बिना आई कार्ड का एंट्री नहीं देना है, ठीक है? आई कार्ड बढ़िया से चेक कीजिए। क्लास में लेट हो धकेल देता, आप भी धकेल दीजिए। नहीं धकेलिएगा, नहीं धकेलिएगा। चलिए, होमवर्क सब क्या सब दिए थे? इसमें था अर्थव्यवस्था, था ना? देखते हैं कौन कौन पढ़ा है और कौन कौन पढ़ी है। बोलिए। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसकी पुस्तक है? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, विश्वेश्वरैया, बड़ी महत्वपूर्ण है। बैठ जाइए, खड़ा होइए हीरो। उन्नीस 1945 में जन योजना किसने शुरू किया?
श्री एम एन रॉय। आप ही खड़ा हो जाइए, खड़ा बैठ जाइए आप, बोलिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स, बोलिए, समझाइए ही हमको। रेगनर फ्रिस्ट ने, ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। ए लड़की खड़ा होइए, चश्मा वाली खड़ा होइए। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? कृषि सब, द्वितीय में उद्योग, तृतीय में सेवा। बैठ जाइए। ए लड़की खड़ा होइए, चश्मा वाली। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया? दादा भाई। बैठ जाइए। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? साइमन कुज नेट्स। साइमन कुज नेट्स। बैठ जाइए। उधर टोपी वाले, पीला टोपी, पीला टी शर्ट, टोपी, खड़ा हो जाइए। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में किसकी अध्यक्षता में हुआ? जवाहरलाल नेहरू। बैठ जाइए, उधर खड़ा हो जाइए। आसमानी कलर का जो शर्ट पहने हुए हैं, हाँ बताइए। अन्नपूर्णा योजना किस ईस्वी में शुरू हुआ है? 2000 ईस्वी। 2000 ईस्वी। हाँ। उधर टोपी वाला खड़ा हो जाइए। भारतीय औद्योगिक निगम बैंक की स्थापना कब हुई है? 1948। 48। ए खड़ा हो जाइए। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर, आरबीआई के प्रथम गवर्नर है ओसबोर्न स्मिथ। बैठ जाइए। चलिए उधर। ए लड़की खड़ा हुई, पीला टी शर्ट। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई है? 1955। 1900। अब देखिए, भारत के प्रमुख शेयर बाजार, पेज नंबर 27 जो आधा बचा हुआ था वो, और पेज नंबर 28 बस। पेज नंबर 27 आधा जो बचा हुआ था वो, और पेज नंबर 28। ठीक है, इतना इससे। पेज नंबर 27 आधा भारत के प्रमुख शेयर बाजार, और पेज नंबर 28 पूरा। आगे दीजिए। और क्या था? घटना चक्र। क्या था इसमें? सिंधु सभ्यता ना। अगला होमवर्क है वैदिक सभ्यता। क्या है? 3 नंबर चैप्टर। चलिए अब जवाब दीजिएगा। ए उधर खड़ा होइए, खड़ा होइए। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी। मांडी 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 कहां है? उत्तर प्रदेश। मांडा जम्मू कश्मीर। मांडा। चलिए उधर है, चश्मा वाली खड़ा हुई उधर, लाल सूट। हाँ, धोलावीरा कौन राज्य में है? गुजरात। आगे बोलिए। धोलावीरा कौन राज्य में? अरे बैठिए ना, जवाब दे दिया तो बैठिए ना जी। आए दूसरा क्वेश्चन। कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए? धोलावीरा। कहां? धोलावीरा। ए पिलर के सामने रेड टी शर्ट, खड़ा हो जाइए। रेड टी शर्ट, रेड टी शर्ट, घड़ी। हाँ, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? शेर।
किसका? बैठ जाइए। अच्छा जवाब दीजिए तो। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहां है? सौराष्ट्र में ना। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान के सिंध। चनहुद्रो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया? जे.एच. लोथल कहां है? गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल? राखी गढ़ी ना। हड़प्पा कौन नदी के तट पर? विशाल स्नानागार कहां से प्राप्त हुए? मोहन। भारत में चांदी के उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य? हड़प्पा से ना। जुते हुए खेत का प्रमाण? कालीबंगा से ना। सिंधु सभ्यता संबंधित कौन काल से, कौन युग से? आदि ऐतिहासिक। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत? पुरातात्विक। पूरा। इससे अगला होमवर्क वैदिक सभ्यता। धन्यवाद। इससे आगे अगले क्लास में मिलेंगे। अभी हम कुछ नहीं बात करेंगे जब तक अभी हमको पता नहीं चलेगा कितना एडमिशन हुआ, तब तक कुछ नहीं बात करेंगे हम। ठीक है? नहीं आने देंगे ना। बाहर में खड़ा रहिएगा। है मेरा मोबाइल वहां था जी, दीजिए। खुश रहिए। और है सुनिए, एगो बात अथी में आया है, लड़का सब जो है, कोई लड़का है जो लड़की का पीछा करता है और कमेंटबाजी करता है, ठीक है, और हम लड़की को खुली छूट देते हैं। अगर ऐसा कोई करता है, सैंडल खोलिए या जो पहने हुए हैं खोल के मारिए उसको, समझ गए? और उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे, समझ गए? सपना उसका सरकारी नौकरी हम नहीं होने देंगे, समझ गए? तो जो भी करते हैं सुधर जाइए, नहीं तो हम आपको सुधार देंगे। खाली गलत गलत काम। खुश रहिए। नंबर नंबर नहीं बढ़ता, टेस्ट का डिस्कशन अच्छे से कीजिए। हाँ क्या नहीं हुआ है? काहे ने लिए एडमिशन? एडमिशन का घोषणा कर न दिए थे? सबसे पहले आप ही के बैच में एडमिशन का घोषणा किए। एडमिशन का घोषणा नहीं किए थे? तो 24 तारीख से टेस्ट शुरू होने वाला है, तो उसमें एडमिशन तो लेना पड़ेगा। इतना तो कॉमन सेंस आपके पास नहीं है। देखते हैं।